हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग एग्जाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का प्रश्न संख्या 68 तक सॉल्व कर चुके थे। कुछ पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी समस्या के कारण अचानक से वीडियो बंद हो गया था, लेकिन उसमें 68 प्रश्न तक हो गया था। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का ये 69 से प्रश्नों को देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मेरे प्रश्नों की व्याख्या करने में या बोलने में कहीं भूलवश त्रुटि हो जा रही है तो मैं चाहूँगा उसका सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो ज़्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि 69 है। देखिए, प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पहला कह रहा है कि पहाड़ी ढालों पर इसकी परत पतली तथा जबकि मैदानी क्षेत्रों में इसकी भागें मोटी होती है। देखिए, पहला कथन जो है ना, ये सही है। जो काली मृदा होती है इसका पहाड़ी ढालों पर इसकी परत पतली जबकि मैदानी क्षेत्रों में मोटी होती है। तो पहला कथन क्या है, सही है। उसके बाद दे रहा है कि वर्षा ऋतु में इस मृदा में दरारें पड़ जाती थे। देखिए, आप लोग काली मृदा के बारे में पढ़े होंगे, तो दूसरा कथन क्या है, गलत है। क्योंकि वर्षा ऋतु में इस मृदा में दरारें नहीं पड़ जाती हैं, बल्कि वर्षा ऋतु में ये चिपचिपी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं ये चिपचिपी हो जाती हैं। और जो दरारें पड़ती हैं ना, ये शुष्कता की अवस्था में आती हैं इसमें। तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला सही है। और पहला केवल किस में है, तो ऑप्शन ए में, केवल 1 में ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और काली मृदा, इस काली मिट्टी को रेंगुर मृदा भी बोलते हैं। आप लोग पता भी होगा कि इसमें कपास के उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसका जो विस्तारित क्षेत्र ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है ये मिट्टी। अगला प्रश्न इसी का देखते हैं अब। अगला प्रश्न का रहा प्रश्न संख्या 7 कि छोटा नागपुर के पठार के बारे में दिए गए कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। ये कह रहा है कि इसके उत्तर में दंडकारण्य पठार स्थित है। देखिए, पहला कथन ये क्या है, गलत है। क्योंकि दंडकारण्य पठार है इसके उत्तर में नहीं, बल्कि इसके किधर है, छोटा नागपुर के दक्षिण में है। तो पहला कथन क्या है, गलत है। फिर कह रहा है कि महानदी इस पठार को 2 भागों में बांटती है। तो ये भी कथन क्या है, गलत है। क्योंकि छोटा नागपुर जो है इसको महानदी नहीं बल्कि कौन सी नदी, तो इसको दामोदर नदी 2 भागों में बांटती है। लेकिन दूसरा कथन भी क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉट 1 नॉट 2। अगला प्रश्न का 71 की भारत में कोयला उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र नहीं है तो दामोदर नदी घाटी, कोसी नदी घाटी, सोन नदी घाटी या गोदावरी नदी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी घाटी, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। भारत में कोयला उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो ये कोसी नदी घाटी नहीं है। देखिए, प्रश्न संख्या 72 का रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ यूरेनीय क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य है। तो देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश वाला देख लेते हैं ताकि ऑप्शन और विकल्प और ये जो प्रश्न दिया है ये दोनों एक साथ मिल जाएगा। तो पहला कह रहा है कि नरवा माउंटेन्स। तो नरवा जो माउंटेन्स ये पहाड़ है, ये आपका मिलता है कहाँ, झारखंड में। ये कहाँ मिल जाएगा, झारखंड में, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद है लंबापुर। तो लंबापुर कहाँ है ये, तो ये पड़ता है आपका तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसलिए बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मोगरा। उसके बाद क्या है, मोगरा। तो ये जो मोगरा है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, किसको, तो डोमिया सियात को। डोमिया सियात जो है ये मेघालय में, अर्थात किस में है, मेघालय में। ठीक, अब एक ही बच रहा है मोगरा। तो मोगरा जो कहाँ सम्मिलित होगा, महाराष्ट्र, अर्थात सभी का सामने सामने सम्मिलित है। अर्थात ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। तो अब देख लेते हैं किस में ये है। तो ये मिल रहा है आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 73 का रहा है कि तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा जो केंद्र है, पूछ रहा है तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो देखिए, इसका जो दिया है तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा, तो ये उड़ीसा में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, यहीं पे एक और तप्त पानी के स्थान पे एक और आता है ताता पानी। ताता पानी भूतापीय ऊर्जा, तो इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। जो ताता पानी है ना, ये मिलता है आपका, हाँ, ताता पानी जो है ये छत्तीसगढ़ में मिलता है।
कहाँ, ये तो छत्तीसगढ़ में। और लेकिन ये जो तप्त पानी है वो उड़ीसा में आता है। दोनों में मिला जुला नाम है, इसलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाता है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। एक तरफ विद्युत केंद्र दिया है, दूसरे तरफ राज्य दिया है। तो ये जो चमेरा है, देखिए ये जो चमेरा जो है ना, ये आपका पड़ता है आपका कहाँ, ये हाँ ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। पूछा कौन संगत नहीं है, तो पहला क्या है, सही है। उसके बाद रंगीत, तो ये भी कहाँ पड़ता है आपका, सिक्किम में पड़ता है रंगीत। उसके बाद सेवा, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, सेवा जो दे रहा है क्या, उत्तराखंड। तो ये क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि सेवा जो है उत्तराखंड में नहीं बल्कि कहाँ है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। सेवा उत्तराखंड में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद डी दे रहा है पार्वती हिमाचल प्रदेश, अर्थात ये भी सही सुमेलित है, पार्वती भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न 75 कर रहे हैं कि दामन जोड़ी कोरापुट निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्थित है। दामन जोड़ी कोरापुट में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्थित है। मालको, बाल्को, नाल्को या हिंडाल्को। तो देखिए ये जो तीनों कंपनियां हैं, चारों कंपनियां ना, ये एल्युमिनियम से संबंधित कंपनियां हैं। ये जो मालको है, हाँ पहले मालको हम लोग देख लेते हैं। ये जो मालको है ना, ये मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है। क्या है ये, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, बाल्को। ठीक, तो ये बाल्को जो है भारत एल्युमिनियम, बाल्को जो है BALCO, बाल्को अर्थात भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है जो, ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, बाल्को। और ये जो नाल्को है, तो पहले हिंडाल्को देख लेते हैं। और हिंडाल्को जो है ये आपका आ जाता है कहाँ, ये हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी है, जो ये आता है आपके अपने उत्तर प्रदेश में। और जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला है वहाँ पे ये इसकी मतलब इसकी स्थापना हुई है हिंडाल्को की। और ये जो नाल्को है, हाँ नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो ये आपका पड़ता है, जो यही पूछा है कि दामन जोड़ी कोरापुट कहाँ है, तो ये नाल्को में ही पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। दामन जोड़ी कोरापुट कहाँ है भाई, तो ये उड़ीसा में है। और यहीं पे क्या स्थापना की गई है, नाल्को की। नाल्को अर्थात नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। एक तरफ है साउथ सैंडविच गर्त, रोमांस गर्त, टोगा गर्त या क्यूराइल गर्त। तो देखिए ये 3 और 4 जो है टोंगा गर्त और क्यूराइल ग्रंथ, ये कहाँ मिलता है, ये आपका मिलता है प्रशांत महासागर में। कहाँ, ये प्रशांत महासागर में टोंगा गर्त और क्यूराइल ग्रंथ। इसलिए अब देखेंगे 3 और 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा निम्नलिखित में कौन सी महासागर गर्त प्रशांत महासागर में पाई जाती है, तो 3 और 4 जो है ये प्रशांत महासागर पाई जाती है। उसके बाद ये साउथ सैंडविच गर्त और रोमांस गर्त, ये साउथ सैंडविच गर्त और रोमांस गर्त कहाँ पाई जाती है, तो ये मिलता है आपका अटलांटिक महासागर में। कहाँ, तो ये अटलांटिक महासागर में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सत्य कथन चुनिए। पहला कह रहा है 77 कि गल्फ स्ट्रीट धारा मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती, गल्फ स्ट्रीट धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। तो पहला ही कथन क्या है, सही है। ठीक, और दूसरा जो दे रहा है कि फ्लोरिडा जलधारा एक ठंडी जलधारा है, तो फ्लोरिडा जो धारा है ये ठंडी जलधारा नहीं है। एक मिनट, हाँ फ्लोरिडा जलधारा क्या है, एक गर्म जलधारा है। ठीक, और इसलिए दूसरा कथन क्या है, असत्य है। पूछा सत्य कथन चूज करिए, तो पहला ही केवल असत्य है, इसलिए केवल 1 हो जाएगा। और ये जो है कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है। सर्क, एरी, ड्रमलिन या रासमुटाने। तो इस प्रश्न में चूंकि मुझे थोड़ा बहुत शंका लग रही है, आप लोग इसको थोड़ा एक बार चेक अपने स्तर पे। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी द्वारा निर्मित अपराधनात्मक स्थलाकृति नहीं है, सर्क, एरिट या रासमुटाने। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जो ड्रमलिन होगा ये प्रश्न में होगा, मतलब ये आंसर होगा, क्योंकि पूछा है कौन निर्मित हिमानी द्वारा निर्मित अपराधनात्मक स्थलाकृति नहीं है, बल्कि जो ड्रमलिन है ये
किसके किसके द्वारा बनता है, तो ये हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, न कि अपराधनात्मक स्थलाकृति। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग इसको थोड़ा एक बार अपने स्तर पे चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, मोली साल्स, एन सेफ्टी साल्स, एरिडी साल्स या वर्टी साल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जो इन सेफ्टी साल्स है इसकी विस्तार जो सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा है, और इसका जो प्रतिशत है कुल कितना 17% है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विश्व में निम्नलिखित में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो इन सेफ्टी साल का सर्वाधिक है। अब अगला प्रश्न कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज क्षेत्र है और दूसरे तरफ क्या है, देश दिया है। ठीक, सिंगुरी दिया है, अमापा दिया है, बिलिटन दिया है, जाकाटेक्स दिया था। और इसको हम लोग थोड़ा इंग्लिश में करके इंग्लिश वाला देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन एक पास मिल जाएगा। देखिए क्या दिया है, सिंगुरी। जो सिंगुरी जो है ना, ये बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है, और ये कहाँ मिलता है, ये गिनी, हाँ बिक्स, ये एक मिनट, हाँ ये सिंगुरी जो है ये गिनी में, सिंगरी जो खादान है ये गिनी में है। ठीक, तो इसका सही ए का किससे सुमिलित होगा, 4 से सुमिलित हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, अमापा। अमापा जो कहाँ है, ये ब्राज़ील में है, अर्थात बी का किससे सुमिलित होगा, बी का सुमिलित हो जाएगा 1 में। अमापा जो है ये ब्राज़ील का, ये मैग्नीज का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। उसके बाद है बिलिटन, क्या है ये, बिलिटन। तो बिलिटन जो है कहाँ है, इंडोनेशिया में। ये कहाँ, इंडोनेशिया, अर्थात सी का किससे सुमिलित होगा, 3rd से, अर्थात सी का 3rd से। अब एक ही बचा है क्या, तो जाकाटेक्स, एक ही बचा है क्या, जाकाटेक्स। तो ये हो जाएगा मैक्सिको से, अर्थात डी का किससे सम्मिलित हो जाएगा, 1 से। अब देखते हैं कौन, हाँ एक मिनट, बी का जो सुमिलित था ये 2 से सुमिलित था। ठीक, 1 से नहीं था, मैं 1 लिख दिया था, और डी का जो है 1 से सुमिलित होगा। अब देखते हैं ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 3rd और डी का 1 किस में है, तो ये आपको मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय मेघ बादल है, सबसे उच्च स्तरीय मेघ बादल कौन, स्तरीय मेघ, उच्च कपासी मेघ, या उच्च स्तरीय मेघ, या पछाव स्तरीय मेघ। इसका सही आंसर है आपका पछाव स्तरीय मेघ। निम्नलिखित में कौन सा उच्च स्तरीय मेघ बादल है, तो ये पछाव स्तरीय मेघ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसके क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है पश्चिम एशिया में ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, इजराइल, इराक, तुर्की, लेबनान। तो इसका सही आंसर है लेबनान, ऑप्शन नंबर डी। लेबनान में जो कि पश्चिम एशिया में पड़ता है, और यहाँ पे ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या ये मिलती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 83, हाँ 83 है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर दक्षिण अफ्रीका में आग्रे बीच जलप्रपात स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दक्षिण अफ्रीका में आग्रे बीच जलप्रपात स्थित है, कांगो जारे नदी, जाम्बेजी नदी, ऑरेंज नदी, या नाइजर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑरेंज नदी। ये जो दक्षिण अफ्रीका में आग्रे बीच जलप्रपात है ये किस पे है, तो ये ऑरेंज नदी पर है ये। और ये जो नदी है ऑरेंज नदी, ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा बनाता है, किसमें, तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा बनाता है ये। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप में, अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप के जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पहला कथन ये है कि अफ्रीका के विषुवतरेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर पर्वतीय वर्षा होती है। तो ये पहला कथन ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो अफ्रीका के विषुवतरेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर जो वर्षा होती है पर्वतीय नहीं होती, बल्कि क्या होती है, वह संवहनीय होती है। ठीक, ये सामान्य वर्षा होती है, इसलिए पहला कथन क्या है, गलत है। उसके बाद कह रहा है विषुवतीय जलवायु प्रदेश में उत्तर व दक्षिण में सवाना सूडान तुल्य जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु प्रदेश में उत्तर व दक्षिण में सवाना सूडान तुल्य जलवायु पाई जाती है। दूसरा कथन क्या है, सही है। इसलिए केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला प्रश्न 85 कह रहा है कि
क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा महाद्वीप एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पर आता है? तो तीसरे के पहले स्थान पर कौन आता है? एशिया, उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिण अमेरिका आता है। तो पूछा है कि मतलब तीसरे नंबर पर कौन सी महाद्वीप आती है? तो तीसरे नंबर पर आपका आता है क्या? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुनः इतिहास से। उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। तो पहला कथन क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है राजा का पद वंशानुगत हो गया। तो कारण भी क्या है? सही है, क्योंकि इसी उत्तर वैदिक काल में ही राजा का पद क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। अब देखेंगे ये कारण जो है इसका सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। पहले पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि राजा का पद वंशानुगत हो गया। तो देखिए कारण न एक्सप्लेनेशन की तरह से कोई बीच में इसमें कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ, इसमें राजा के वंशानुगत पद का कोई संबंध नहीं, इसलिए कारण जो है इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा। हालांकि दोनों सही है, लेकिन कारण इस कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए तथा दोनों सही है, परंतु आर ए की सही कथन व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के समय में, अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के समय में निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र अस्तित्व में नहीं था? कौशल के यदु, पावा के मल, पिपलीवन के मोरी या अलकंप के बुली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो कौशल के यदु थे। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के समय में निम्नलिखित कौन सा गणतंत्र अस्तित्व में नहीं था? तो कौशल के यदु। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौशल के जो यदु थे यहाँ पे गणतंत्र का अस्तित्व में नहीं था। पावा के मल में था। पावा जो पड़ता है कहाँ आपका? ये कुशीनगर जिला में पड़ता है, जो कि मेरा होम टाउन भी है। तो मैं पावा के जो मल्ल हैं यहाँ जो कुशीनगर का महापरिनिर्वाण स्थल है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि यहीं पे मल्ल राजाओं की राजधानी थी। और जब महात्मा बुद्ध का अंतिम समय आया तो यहीं मल्ल राजाओं के क्षेत्र में आए थे ये। खैर इसका प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौशल के यदु। अगला प्रश्न है 88 कि निम्नलिखित में किस शासक ने पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, बिंबिसार या उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिंबिसार। और बिंबिसार जो था ना, बिंबिसार को हरेक वंश का संस्थापक में माना जाता है, और इसका जो शासनकाल था 544 से लेके 492 ईस्वी तक था इसका शासनकाल। अगला प्रश्न देखते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई? 2, 8, 3 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या के बारे में बताया गया है? तो ये है कौन सा पुराण? तो ये वामन पुराण है। और कुल 4 जो ये संप्रदाय हैं, एक तो आता है कौन? पाशुपत पाशुपत संप्रदाय। दूसरा आता है क्या? कापालिक। एक और दूसरा क्या होता है? कपालिक होता है। और चौथा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? कालामुख। चौथा होता है कालामुख संप्रदाय, और एक होता है कौन? लिंगायत, जो कि ये दक्षिण भारत में ये इसका प्रचलन है। लिंगायत का दक्षिण भारत में प्रचलन है। इसलिए देखिए 4 जो संप्रदाय हैं, एक पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य सम्राट के संदर्भ में, अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य सम्राट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सही कथन चुनिए। इसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 221 ईसा पूर्व तक था। देखिए पहला जो कथन है ना, इसका शासनकाल पहला कथन ही क्या है? गलत है। और ये गलत इसलिए होगा क्योंकि जो इसका शासनकाल था 273 से ईस्वी से तो माना जाता है, हालांकि इसका जो राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में हुआ था, और 221 में ईसा पूर्व तक रहा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये 269 से लेके या 273, दोनों कुछ भी कर सकते हैं, लेकर ये 231 तक नहीं बल्कि 232 ईसा पूर्व तक था। किस कब तक? ये 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था।
इसलिए पहला कथन क्या है, गलत है। उसके बाद कह रहा है कि सिंघली अनुश्रुति के अनुसार यह सर्वसम्मति से शासक बना था, तो ये दूसरा कथन भी क्या है, गलत है। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार ये सर्वसम्मति से नहीं बल्कि अपने 99 भाइयों का हत्या करके ये शासन पर मतलब राजगद्दी पे बैठा था। 99 भाइयों की हत्या करके था। दूसरा कथन भी क्या है, गलत है। अब देखेंगे अब नौ तो 1 नौ तो 2 किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। ठीक, तो ये इसमें दे रहा है कि जटिंग, एक तरफ शिलालेख दिया है, दूसरे तरफ क्या दिया है, उसका स्थान दे दिया है। तो ये दिया क्या, जटिंग रामेश्वर। तो देखिए हम लोग इसका इंग्लिश और ऑप्शन एक साथ कर लेते हैं ताकि एक साथ सामने सामने मिल जाएगा। तो किसमें दिया है, जो ये जटिंग रामेश्वर, तो ये कहाँ है, आपका कर्नाटक में आता है। किससे सुमिलित होगा, थर्ड से। अब देखिए केवल बी में क्या मिल रहा है, ए का थर्ड, और जो थोड़ा बहुत अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा और पता होगा कि जटिंग रामेश्वर कहाँ है, जो कि कर्नाटक में है, और कर्नाटक किस में, 3 में है, और ए का किससे सुमिलित हो रहा है, ए का केवल 3 से ही। एक मिनट, हाँ ठीक है, ए का किससे सुमिलित हुआ है, थर्ड में, और केवल ऑप्शन नंबर बी में ही ए का थर्ड है, इसलिए कोई ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीनों का ऑप्शन ए, सी और डी कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो जटिंग रामेश्वर है कहाँ है, कर्नाटक में। उसके बाद क्या है, ये राजू लमंडगिरी जो है ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, अर्थात कहाँ मिलेगा, बी का किससे मिल जाएगा, 4 से, जो बी का 4 सुमिलित है इसमें। और उसके बाद क्या है, सोपारा जो है ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र सी का किससे, 2 का सुमिलित हो जाएगा इसमें। देखिए सी का 2 से सुमिलित है। और एक बात क्या है, ये सारोमारो, ये क्या है, सारोमारो, ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में, अर्थात डी का 1 से सुमिलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय तथा सिंघल राजा की संयुक्त सेना को पराजित किया था। राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, या राजेंद्र प्रथम, या कुलोत्तुंग प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परांतक प्रथम। निम्नलिखित में किस चोल शासक ने पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय तथा सिंघल राजा की संयुक्त सेना को पराजित किया था, तो परांतक द्वितीय ने पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चोलों की सैन्य और राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन को चूज करिए। इसमें दे रहा है कि चोल सेना छावनियों में रहती थी जिसे वल्लेकार कहा जाता था। क्या कह रहा है कि चोल सेना छावनियों में रहती थी जिसे वल्लेकार कहा जाता था। तो देखिए पहला ही कथन क्या है, ये पहला कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जो चोल सेना, देखिए इसमें जो पहला कथन है, पहला कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जो चोल सेना छावनी में रहती थी उसे वल्लेकार नहीं कहा जाता था, बल्कि उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था कड़गम, उसको बोला जाता था क्या, कड़गम बोला जाता था। ठीक, और ये जो वल्लेकार थे ना, राजा के अंगरक्षक होते थे। कौन, राजा के तरह कहा जाए तो बॉडीगार्ड होते थे। जब सब विश्वसनीय यही होते थे, इसलिए राजा के बॉडीगार्ड होते थे और इनको वल्लेकार कहा जाता था। तो पहला कथन क्या है, सही, गलत है। उस अब पूछा है, सत्य कथन पूछा है, तो अगला कह रहा है दूसरा कथन कि चोल राजस्व व्यवस्था में गृह मने ईरे कहा जाता था। तो दूसरा कथन क्या है, सही है, इसलिए केवल 2 सही है, इसलिए अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। उसके बाद प्रश्न संख्या 94 है कि गुजरात के शासक द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। 1178 में, 1175 ईस्वी में, 1181 में, या 1192 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1178 ईस्वी। गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने निम्नलिखित में किस वर्ष मोहम्मद गोरी को परास्त किया था, तो 1178 ईस्वी में। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था, तो मुल्तान पर आक्रमण किया था, और यहीं से मुल्तान से आगे बढ़ते हुए 1178 में ये, मतलब 1178 में आक्रमण के बाद से गुजरात के क्षेत्रों में पहुंचा, और यहीं पे भीम द्वितीय शासन करते थे, और यहीं पे भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अगला प्रश्न कर रहा है, सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों में से बाद के क्रम में व्यवस्थित किए। एक मोहम्मद शाह दिया, मुबारक से दिया, अलिया, अलाउद्दीन, आलम शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जो मोहम्मद शाह थे, ये जो मोहम्मद शाह थे ना पहले जो थे, ये 1434 से 1445 ईस्वी तक थे। 1434 से 45 ईस्वी तक, ठीक। मोहम्मद शाह थे। उसके बाद कौन थे? ये मुबारक शाह। मुबारक शाह थे जो ये 1421 से लेके थे, ये आपका कब तक? 1421 से लेके 1434 तक थे। 1434 ईस्वी तक थे। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह कौन है? ये अलाउद्दीन आलम शाह जो थे 1445 से लेके 1445 से 1451 तक थे, 51 ईस्वी तक, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले कौन आ जाएंगे? मुबारक शाह, ठीक। सबसे पहले कौन आएगा? मुबारक शाह। 1421 से 34 तक थे, और उसी के बाद 1434 से 1445 तक मोहम्मद शाह आ गए, अर्थात 213। अलाउद्दीन आलम शाह सबसे लास्ट में थे, जो 1445 से 1451 ईस्वी तक थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जौनपुर के निम्नलिखित में से किस शासक ने कन्नौज पर विजय हासिल की थी? हुसैन शाह सरकी, मलिक सरवर, मोहम्मद सरकी या इब्राहिम सरकी। प्रश्न है कि जौनपुर के निम्नलिखित में किस शासक ने कन्नौज पर विजय हासिल किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम सरकी। इब्राहिम सरकी की जो सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, कन्नौज ही विजय थी, और जो कि ये विजित कब किया था? तो ये 1406 ईस्वी में। कब? तो ये 1406 ईस्वी में इसने इब्राहिम सरकी ने कन्नौज को विजय, मतलब कन्नौज पे विजय प्राप्त कर लिया था। अगला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि हुमायूं शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम या ताजाउद्दीन फिरोज। तो इसको हम लोग एक बार थोड़ा लिख लेते हैं, कौन कब से थे। देखिए इस पर लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। ये जो पहला था ना, एक मिनट, हाँ जी, जो ताजाउद्दीन, एक मिनट, कहाँ कहाँ ताजाउद्दीन जो थे, ये 1397 से थे। देखिए ये सबसे पहले जो शासन किया था ये ताजाउद्दीन फिरोज शाह था, जो इसका तब कब से कब तक था? तो 1397 से 1422 ईस्वी तक। तो अर्थात 4 सबसे पहले हो जाएगा। पूछा कि किया, मतलब इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद कौन थे? देखिए 1422 से 1436 तक किसने शासन किया था? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने, जो कि 3 में है, अर्थात 4-3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जो है 1436 से लेकर 1458 ईस्वी तक है, अर्थात 4-3-2 हो जाएगा। उसके बाद हुमायूं शाह जो है ये 1458 से 1461 ईस्वी तक है, अर्थात 4-3-2-1। 4-3-2-1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में, ओवरऑल पूरे भारत में नहीं पूछा है, बल्कि पूछा है कहा? बंगाल में पूछा है। तो बंगाल में हो जाएगा, बंगाल के लिए हो जाएगा इसका 1651 ईस्वी में। कब होगा? तो 1651 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1651 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अब अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चूज करिए। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है कि इस युद्ध में 99 प्रश्न कह रहा है कि इस युद्ध में वर्ष 1782, इस युद्ध में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, इस युद्ध में 1782 में सालबाई की संधि हुई। तो पहला ही कथन क्या है? सही है। जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक हुआ था, ठीक। तो इसी युद्ध में 1782 में सालबाई की संधि हुई, तो ये भी कथन क्या है? सही है। इस युद्ध के बाद संधि के तहत माधव राज द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया गया, तो ये भी कथन क्या है? सही है। अर्थात दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि चिलियावाला का युद्ध निम्नलिखित में से किस युद्ध के अंत, मतलब किस चिलियावाला का युद्ध है निम्नलिखित में से किस युद्ध के अंतर्गत लड़ा गया था? आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध या आंग्ल सिख युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंग्ल सिख युद्ध। ऑप्शन नंबर डी अर्थ का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए
ये जो अंग्रेजों और सिखों के मध्य ना कुल दो दो युद्ध लड़े गए, जिसको पहले को क्या कहते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, दूसरे को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और ये आंग्ल चिलियावाला की युद्ध जो है इसी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत लड़ा गया था। और ये जो चिलियावाला का युद्ध है ये 1848 से नहीं, ठीक है, बस आंग्ल सिख युद्ध ही था। चिलियावाला की युद्ध निम्न किस युद्ध के अंतर्गत लड़ा गया, तो आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 101 प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेजों ने किस विद्रोह के संदर्भ में कहा था कि भिखारियों को चुनने का अधिकार नहीं होता है? शाही नौसेना विद्रोह, नील विद्रोह, वहाबी विद्रोह या संथाल विद्रोह? तो देखिए ये प्रश्न बिल्कुल नया है। भिखारियों को चुनने का अधिकार नहीं किसके अंतर्गत अंग्रेजों ने कहा था, तो ये कहा था शाही नौसेना विद्रोह, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये नौसेना विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 18 फरवरी 1946 में। कब? 1946 में हुआ था, 18 फरवरी 1946 में हुआ था। 102 क्या कह रहा है, अब प्रश्न संख्या 102 कि भारत में आम चुनाव 1945 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चूज करिए, मतलब सत्य कथन को चुनिए। केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस को 72 सीटें प्राप्त हुई थी। देखिए पहला ही कथन क्या है, इसमें गलत है। प्रश्न संख्या 102 है, तो देखिए इसमें पहला ही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस को 72 सीटें नहीं मिली थी, बल्कि इनको मिली थी आप शायद, हाँ, कुल 72 सीटें नहीं मिली थी, इनको 57 सीटें मिली थी। कितने सीटें मिली थी? 57 सीटें। और ये जो दूसरा कथन दे रहा है कि मुस्लिम लीग को सिंध प्रांत में बहुमत नहीं मिली थी, दूसरा कथन ही क्या है, गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग को सिंध में और कहाँ बंगाल में दो जगहों पे पूर्ण रूप से बहुमत मिला था, इसलिए दूसरा कथन भी क्या है, गलत है। पहला कथन भी गलत है, दूसरा भी कथन गलत है, इसलिए डी हो जिसका सही हो जाएगा, नो तो 1 नो तो 2, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। और ये शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ये 25 जून 1945 को बुलाया गया था। कब? 25 जून 1945 को ही शिमला समझौता होने वाला था। अगला प्रश्न 104 है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य थे? तो पहला क्या करा है, कांग्रेस द्वारा विश्व युद्ध से स्वयं को अलग सिद्ध करना, तो पहला ही कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन था छुआछूत के प्रति जागरूकता बढ़ाना, तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि छुआछूत का प्रति जागरूकता बढ़ाना व्यक्तिगत सत्याग्रह में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए दूसरा कथन क्या है, गलत है। फिर कह रहा अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना, अर्थात तीसरा भी सही है। अर्थात कौन कौन सही है, 1 और 3। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में 1 और 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 1 और 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 का है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुमत नहीं मिला था, किंतु वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई। बम्बई में जो है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण रूप बहुमत नहीं मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्टी बनकर यह उभरी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही। अगला प्रश्न है, देखिए अब यहाँ से रीजनिंग आ गया। मैं ज़्यादातर चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी बस आंसर बता दूँ, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, ताकि प्रश्न संख्या भी ज़्यादा है। और देखिए ये जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समूह संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? एक 36 60 है, 60 और 48 है, 72 और 60 है, 48 और 36। देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या किया ना, 72 में से 60 घटा देगा तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 48 में से 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 60 में से 48 घटाएंगे तो कितना, 12 आ जाएगा, और 60 में से 36 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये पूछा कौन संबंधित नहीं है, या
देखिए तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, बाकी समय 12 आ रहा है आंसर घटाने पर, और ऑप्शन ए में 24 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही नहीं है। अगला प्रश्न पुनः पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। देखिए इसमें जो साल किया ना, क्या किया है कि 2 अंकों को जोड़ दिया, उसमें से तीसरे को क्या किया, घटा दिया है। तो और जो हम पहले को देखें, 5 और 4 3 जो है, ये जो 5 है, इसमें पहले 2 को क्या कर दें, हम जोड़ दें, अर्थात 5 और 4 को जोड़ने के बाद 9 आ जाएगा, और 9 में से जो तीसरा वाला है अर्थात 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर जो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया 8 3 5, तो 8 और 3 को हम लोग जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और 11 में से 6 घटा देंगे, ये सॉरी 5 घटा देंगे जो ये लास्ट में दिया है, तो 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर सी क्या दिया है, 6 5 11 हो जाएगा, ठीक। 11 में से 4 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला ऑप्शन इसी तरह से हो जाएगा, ये भी 7 5 देंगे, 12 में से 6 घटा देंगे, 6 आ जाएगा। इसे देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं कर रहा, ये तीनों से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि भोर गोधूली, उसके बाद 2 प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। तो देखिए बहुत से लोग क्या कर देंगे, देखिए रात और दिन, तो और जो केवल रात और दिन ऑप्शन में होता, बाकी कुछ और होता तो कर सकते थे, क्योंकि लगेगा कि एक दूसरे के विपरीत दिया है, लेकिन इसमें सुबह भी दिया है और दिन भी दिया है, तो ये तो होगा नहीं। कठिन भी दिया और सरल भी दिया है, तो ये इससे थोड़ा और डाउट होता। लेकिन देखिए जैसे भोर से सुबह की शुरुआत होती है और गोधूली से शाम मतलब दिन की समाप्ति होती है, उसी तरह से प्रस्तावना से किसी किताब की शुरुआत होती है और उपसंहार से उसका अंत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि ये भी रीजनिंग से ही संबंधित कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ये कह रहा है कि यदि एक निश्चित कोड में PERINATH को QFQHOBSG और POL QPKD लिखा जाता है, तो इसी कोड में SYNDROME को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या किया ना, ये पहला जो है 2, इसमें क्या क्या प्रथम ये PERNATH जो है, उसके बाद QFOHOBS है। तो पहले में जो PE वाला है, इसमें क्या है ना, प्रथम दो में क्या गया, प्लस किया गया है। हाँ, प्रथम 2 में क्या किया है, एक प्लस किया है, और उसके बाद पुनः 2 में 2 अल्फ़ाबेटों में क्या किया है, -1 किया है, ठीक। इसी क्रम में लाया, और इसमें भी POLE में इसमें क्या किया, प्रथम 2 में देखिए P के बाद क्या आता है, Q आता है, एक प्लस किया है, फिर O के बाद से क्या आता है, P आता है, +1 किया है, और देखिए L के बाद क्या आता है, I के बाद M आता है, लेकिन L के पहले क्या आता है, K आता है, इसलिए इसके बाद LE में -1 किया है। इसी तरह आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, प्रथम 2 में +1 और प्रथम 2 में -1, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका एक बार। अगला पुनः कह रहा है कि यदि MOBILITY को 4 6 2 9 3 9 2 7 के रूप में कोडित किया गया, तो EXAMINATION अर्थात एग्जामिनेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए मोबिलिटी को क्या किया ना, यम का कितना होता है आपका, 13 होता है ना, तो 13 को क्या कर दिया, 3 और 1 क्या कर दिया, जोड़ दिया है। अब देखिए इसमें अल्फ़ाबेट के जितने भी क्रम है आप लोगों को तुरंत याद होना चाहिए। एम का कितना होता है, 13, तो 13 का 3 और 1 अंकों को जोड़ के क्या लिख दिया है, 4। यहाँ पे देखिए 4 लिख दिया है, 4 लिखा। उसके बाद ओ का कितना होता है, 16 होता है, ठीक। तो उस 16 को और जैसा लिखे 1 और 6, और 1 और 6 को जोड़ देंगे, अच्छा 16 सॉरी, ओ का कितना होता है, 15 होता है, ओ कितना होता है, 15 होता है। 15 को 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, अर्थात क्या लिखा है, 4 और 6। इसी तरह से देखिए क्या ना अल्फ़ाबेट के अंकों को रखा है और उनको क्या कर दिया, आपस में जोड़ के ला दिया है। उसी तरह एग्जामिनेशन को भी लिख देना है। तो एक ई का कितना होता है, 5 होता है, तो 5 तो हो ही जाएगा। एक्स का कितना होता है आपका, एक्स का कितना होता है, 25 होता है ना, एक मिनट, हाँ एक्स का देखिए 24 होता है, ठीक। एक्स का सॉरी 24 होता है, तो 24 को हम लिखेंगे तो 4 और 2 लिख देंगे, 6 आ जाएगा, अर्थात 5 6। इसका भी देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसी तरह से सॉल्व करके। हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा, साबुन को स्याही कहा जाता है, स्याही को शहद कहा जाता है और शहद को नारंगी कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है? शहद का, स्याही का, नारंगी का, मक्खन का। तो देखिए पूछा क्या है, किसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। अब सभी लोग पता है कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन का। और देखिए इसमें अब ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पूछा उसको बस उस टर्म को हम लोग पकड़ेंगे कि पूछा कि कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कपड़े धोने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है और साबुन को क्या कहा जाता है? स्याही कहा जाता है। स्याही, साबुन को क्या कहा जाता है? स्याही कहा जाता है। तो पूछा कि कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो स्याही का प्रयोग किया जाएगा कपड़े धोने के लिए, क्योंकि स्याही किसको कहा जा रहा था? साबुन को कहा जा रहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि देखिए प्रश्न संख्या 112, दीपक ने नितिन से कहा, फुटबॉल खेलने से वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए इसमें दीपक कह रहा है नितिन से कि फुटबॉल खेलने वाला लड़का मेरे पिता का, अर्थात दीपक का कह रहा है कि अपने पिता के बारे में बता रहा है। तो पिता की पत्नी, अर्थात पिता की पत्नी कौन हो जाएगी? खुद दीपक की कौन हो जाएगी? माता जी हो जाएगी। पत्नी माता जी हो जाएगी। माता की बेटी, माता की बेटी कौन होती है? खुद की बहन होती है। और कह रहा है कि बेटी अर्थात खुद की बहन की 2 भाइयों, अर्थात बहन की 2 भाइयों, अर्थात एक तो दीपक है ही, अर्थात दूसरा क्या है? दीपक 2 भाइयों में एक तो दीपक है और दूसरा कौन? खुद उसका भाई हो जाएगा। भाइयों में से एक छोटा है। तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक में से किस प्रकार संबंधित है? अर्थात जो दीपक जो है वो खुद उसका क्या है? भाई है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक करके एक बार आप पुनः इसको अपने स्तर पे सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। एक आदमी का मुख, इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कह रहा है एक आदमी का मुख किधर है? तो ये उत्तर पश्चिम की तरफ है। उत्तर पश्चिम की तरफ ये दिशा होगी, ठीक। वह कह रहा है दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त दिशा अर्थात क्लॉकवाइज, ठीक। तो क्लॉकवाइज जाएगा, 90 डिग्री जाएगा। तो उसके बाद पुनः दिशा इसका क्या किधर आ जाएगा? तो पूरब और उत्तर आ जाएगा, ठीक। पूरब और उत्तर इसका दिशा आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री उसी घूमता है। तो एक देखिए किसी भी दिशा में हो और जो 180 डिग्री दिशा में घूम रहा है तो पुनः वह अपने स्थान मतलब ठीक अपने विपरीत आ जाएगा। लेकिन कहा है कि वामावर्त दिशा में, तो फिर भी हम लोग इसका थोड़ा देख लेते हैं। वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, और जो 180 डिग्री घूम रहे हैं तो ठीक अपने विपरीत दिशा में होगा। तो ठीक अपने विपरीत दिशा में आएगा तो कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका पश्चिम में और दक्षिण में। और फिर कह रहा है कि उसी दिशा में 90 डिग्री पुनः घूम जाता है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त पुनः 90 डिग्री घूमेगा। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ लिख नहीं रहा क्यों? खैर हम लोग देख लें। कह रहा है कि 90 डिग्री घूमता है उसी दिशा में, तो उसी दिशा में जब घूमेगा ना तो ये दिशा हो जाएगी, ठीक है। कुल मिला के जो 90 डिग्री लास्ट हम लोग बनाए थे, हम लोग बस इसका हम लोग देख लेते हैं लास्ट वाला कब। तो 90 डिग्री घूम जाते ये आ जाएगा आपका कब? किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये वाली दिशा होगा और ये वाली दिशा होती है दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाती है, ठीक। ये दक्षिण पश्चिम दिशा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 113 का क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लड़कों के एक पंक्ति में गणेश बाईं ओर से 12वें स्थान पर है और राजन दाएं से 15वें स्थान पर है। अब वह अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। अब राजन दाएं से 22वें स्थान पे, प्रश्न कर रहा राजन दाएं से 20वें स्थान पर है। कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा, खैर हम लोग इसको थोड़ा सा साली कर लेते हैं। देख कह रहा है कि लड़कों के पंक्ति में गणेश बाईं ओर से 12वें स्थान पे है, और अपने तरफ से गिन लीजिए गणेश का कौन से स्थान पे है? ये गणेश है, तो गणेश कौन से 12वें स्थान पे है। और राजन जो है दाएं से 15वें स्थान पे, तो राजन जो है दाएं से कब? 15वें स्थान पे, ठीक। और 15वें स्थान में और अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, अर्थात जो राजन है गणेश की जगह पर, गणेश जो है राजन की जगह पर आ जाएगा। तो पुनः अब यहाँ कौन हो जाएगा? राजन हो जाएगा। और राजन का राजन गणेश के स्थान पर आ जा रहा है, तो ये दाएं से अब वो 12वें स्थान पर ही होगा। और कह रहा है कि अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। अब राजन दाएं से 20वें स्थान पर हो जा रहा है। अब दाएं से राजन जो है 20वें स्थान पर हो जाएगा। बाएं से 30 का स्थान कितना दिया था? 12 दिया था। और दाएं से कितना आ जाएगा? दाएं से आ गया इसका 20वां, ठीक। 20वां दे ही दिया इसमें, ठीक। तो 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32।
ठीक। आज आप लोग सभी जानते हैं कि टोटल और निकालना होता है दाएं और बाएं, अर्थात दोनों ओर से जोड़ के जितना आता है उसमें से एक घटा देते हैं, अर्थात कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक इसलिए घटाते हैं कि दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति को गिन रहे हैं, तो दो जगह उसको गिन लिया जाता है, इसलिए एक घटा दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है कि दिए गए चित्र में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 3 है, 16 है, 81 है, 406 है, 5 है। देखिए 5 जो बीच में दिया इसका भी कोई न कोई जरूर कुछ ना कुछ मतलब होगा ही। तो देखिए क्या किया ना, 5 और 3 का गुणा किया है 15, अब प्लस 1 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 16 आ गया है, 16 आ गया है। फिर इसी 16 में 5 से गुणा कर दिया है तो 80 आ गया, और 80 में प्लस 1 जोड़ा है, प्लस 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया है, आ गया आपका 81। और पुनः इसी 81 में 1 से गुणा किया है तो 81 में गुणा किया है तो 405 हो जाएगा। 405 में 1 जोड़ दिया तो 406 आ गया है। और इसी 406 में पुनः 5 से गुणा करेंगे, और इसी 406 में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 5 30 हो जाएगा। और देखिए जीरो लास्ट में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, और इसमें हमको जोड़ना है कितना, 1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा लास्ट में, ठीक। तो इस लास्ट में 1 आ, देखिए किस ऑप्शन में लास्ट में केवल 1 है, ऑप्शन नंबर सी में। तो और ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और ये लेकिन देखिए इतना कॉन्फिडेंस तब आता है जब बहुत प्रैक्टिस किया करा था तब। तो खैर हम लोग पूरा गुणा कर लेंगे। पूरा गुणा करने के बाद से 30 और 31 मतलब 20 31 अर्थात 2031 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न 116 है जो पुनः जीएस से आ गया। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चूज करिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तो पहला ही कथन क्या है, सही है। कहा है सही कथन कौन सा नहीं है, लेकिन पहला कथन क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है उन्हें जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इन देशों का जो कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 कब 31 दिसंबर 2027 तक इन लोगों का कार्यकाल रहेगा। लेकिन दूसरा कथन क्या है, गलत है। और पूछा कौन सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं है, इसलिए केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 117, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है। 117 कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI ने 2024 यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया था। प्रश्न संख्या कितना है, 117। पूछा कौन से नहीं है, तो देखिए पहला ही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट के द्वारा नहीं बल्कि येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो पहला ही कथन क्या है, गलत है। मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ किसके द्वारा जारी किया गया था, तो येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, और उसी के साथ एक सहयोग करता थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन। तो पहला कथन क्या है, गलत है। दूसरा कथन होगा इस सूचकांक के अनुसार 180 देशों में भारत 27.6 अंकों के साथ 176 पायदान पर रहा। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। तो देखिए केवल इसमें कौन सा सही है, केवल दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, 118 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है कि FWD 220 मानव रहित विमान भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। तो ये कथन क्या है, सही है, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि इसे बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरो स्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित किया गया। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। और पूछा कौन सही नहीं है, इसलिए दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नौ तो 1 नौ तो 2 मतलब दोनों में से कोई गलत नहीं है, अर्थात दोनों सही है। अगला प्रश्न 119 का आ रहा है कि निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए।
ये कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रकाशन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर एवं अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन के द्वारा किया गया। तो पहला ही कथन क्या है, सही है। पहला कथन इसका क्या है, सही है। ठीक, उसके बाद कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक और विधायी संकेतक सहित 3 संकेतकों पर आधारित है। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक और विधायी संकेतक के साथ साथ सामाजिक संकेतक, क्या, तो सामाजिक संकेतक और उसके बाद क्या है, सुरक्षा संकेतक, जो 3 दिया है इसके अलावा 2 और न भी संकेतक थे, सामाजिक संकेतक और सुरक्षा संकेतक अर्थात कुल 5 संकेतकों पर आधारित था, न कि 3 संकेतकों पर, इसलिए दूसरा कथन क्या है, गलत है। फिर उसमें कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों की सूची में 159वें स्थान पर था। तो तीसरा कथन भी क्या है, सही है। इसलिए आप देखेंगे 1 और 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 120 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। म्यांमार का 7वें बंदरगाह इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड नियंत्रण के आने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जिस पर भारत का पूर्ण नियंत्रण होगा। तो ये देखिए पहला कथन ही क्या है, गलत है। पूछा कुछ कौन सही नहीं है, तो पहला कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जो ये म्यांमार का 7वें बंदरगाह है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह नहीं है, इसके ये बल्कि ये दूसरा है। पहला जोन था ये इराक का चाबहार बंदरगाह था, जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह इंडिया के नियंत्रण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आया था, चाबहार बंदरगाह। अर्थात म्यांमार का जो 7वें है ये पहला नहीं है। और क्या है, पहला पूछा कौन सा, पहला, और पूछा कौन सा सही नहीं है, पहला सही नहीं है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा कथन क्या कर रहा है कि 7वें बंदरगाह का विकास भारत और म्यांमार के बीच हस्ताक्षरित कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का हिस्सा है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। और पूछा कौन सही नहीं है, तो पहला कथन सही नहीं है, इसलिए केवल 1 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए वीडियो को अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। अगला प्रश्न 121 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, प्रश्न संख्या 121। ये कह रहा है कि YMYC 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन लर्निंग पार्टनरशिप UNCC द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन है कि दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तीसरा कथन कि यह सभी सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें कह दिया है कि यह सभी सतत विकास, अर्थात कुल सतत विकास कितने हैं, 17, और ये कह रहा है कि सभी अर्थात 17 को विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ये 17 सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित नहीं बल्कि केवल 4 कितने पर, तो 4 सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित हैं, जिसमें पहला आएगा 6। पहला सतत विकास लक्ष्य क्या हो जाएगा, 6 जो कि स्वच्छ जल और स्वच्छता से है। फिर उसके बाद से 12 आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कौन से SDG में कौन पे नंबर पे क्या है। तो 12वां क्या है, तो जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद 13 आता है, तो 13 किससे है, तो जलवायु कार्रवाई से है। और उसके बाद एक और 15, अर्थात 6, 12 और 15, 6, 12 और 15 जो क्या है, भूमि पर जीवन से संबंधित है, जीवन से संबंधित है भूमि पर, ठीक। इसलिए तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सतत सभी के लिए कहा है, सभी के लिए नहीं होगा, केवल 4 सतत लक्ष्य के लिए, इसलिए 1 और 2 अपने सॉरी पूछा कौन सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं है, और तो इसलिए केवल 3 केवल मिस मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मैम सॉरी ये तो हो ही गया था। प्रश्न संख्या 122 देखना है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो वित्त वर्ष 2023-24 में कांडला बंदरगाह, पूछा कौन सा ही है, तो वित्त वर्ष 2023-24 में कांडला बंदरगाह भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाहों में नंबर 1 बन गया है। तो पहला ही कथन क्या है इसमें, गलत है,
क्योंकि जो वित्त वर्ष 2023-24 में कांडला बंदरगाह भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाहों में नंबर 1 पे नहीं था। नंबर 1 पे तो कौन सा था? तो ये पारादीप था। कौन था? पारादीप, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और दूसरा इस कथन कर रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में पारादीप बंदरगाह ने भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों में सबसे अधिक उत्पादकता हासिल की। दूसरा कथन क्या है? सही है, इसलिए केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्या है? सही है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हाल ही में भारत ने लंदन में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम में 19वें सत्र में भाग लिया। देखिए पहला कथन जो है ना ये गलत है, क्योंकि कारक पूछा कौन सही है, तो हाल ही में भारत ने लंदन में आयोजित वनों का पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र में भाग लिया। ये जो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र का आयोजन किया गया था, ये लंदन में नहीं किया गया था, बल्कि कहाँ में किया गया था? तो ये न्यूयॉर्क में किया गया था। कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में किया गया था, इसलिए दूसरा कथन क्या है? गलत है। और पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा देख रहे हैं, इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय वन शासन शीर्षक से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, अर्थात दूसरा क्या है? सही है। पूछा कौन सही है, तो केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 124 कर रहा है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर ईवी बैटरी रिसाइकलिंग तकनीकी में स्टार्टअप के लिए मैच मेकिंग इवेंट की शुरुआत की है? अमेरिका के साथ मिलकर, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर, यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। कह रहा है कि हाल ही में भारत किसके साथ मिलकर ईवी बैटरी रिसाइकलिंग तकनीकी में स्टार्टअप के लिए मैच मेकिंग इवेंट की शुरुआत की? तो यूरोपियन बैंकिंग, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। उसके बाद 125 संख्या कर रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर दें क्योंकि ऑप्शन और ये एक साथ नहीं मिल रहा है। तो 125 क्या कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने घोषणा की कि उसका PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 POEM 3 कक्षा में कोई मलबा छोड़े बिना पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया। कथन चूंकि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं मतलब बड़ा है, तो ये क्या है? पहला कथन स्टेटमेंट जो है सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो है कि यह कार्यक्रम PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य कक्षा में वस्तुतः कोई मलबा न छोड़कर अंतरिक्ष मलबे का कम करना था। दूसरा कथन भी क्या है? सही है। तीसरा कथन कह रहा है PSLV C58 मिशन 1 मार्च 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो तीसरा कथन क्या है? गलत है, क्योंकि इसको 1 मार्च 2024 को लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, न कि मार्च में। इसलिए तीसरा कथन क्या है? गलत है। अब पूछा है कि सही कथन प्रयोग करके सही कूट को चयन करना है। सही कूट में 1 और 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 126 देखते हैं। 126 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 126 है कि निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन करना। भारत ने हैती में अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। तो पहला कथन क्या है? सही है। पहला कथन क्या है? सही है। और हैती से नागरिकों को इसलिए निकाला गया था कि वहाँ पे हैती में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे चूँकि हिंसा भड़कने वाले मतलब हिंसा उत्पन्न हो गई थी, और जिसके कारण वहाँ पे आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसी को देखते हुए वहाँ के नागरिकों को जो निकाला गया ऑपरेशन इंद्रावती के तहत निकाल लिया गया। फिर दूसरा कथन क्या है कि वर्तमान में हैती में गृह युद्ध जैसे हालात के मद्देनजर बढ़ती हिंसा के कारण आपातकाल जैसी स्थिति और राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न हो गई थी। दूसरा कथन भी क्या है? सही है। तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, हैती से जो निकाला गया था ऑपरेशन इंद्रावती के तहत ही निकाला गया था कि नहीं, इसमें मुझे थोड़ा वो डाउट लग रहा है, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको एक बार। मुझे दोनों लग रहा है इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, इसलिए मतलब दोनों लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 127 उत्तर प्रदेश किस शहर में दूसरी सेंट्रल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब SSH लैब खोली जाएगी, जो डेंगू वायरस के निदान के लिए महत्वपूर्ण सुविधा होगा? लखनऊ में, प्रयागराज में, मेरठ में, बरेली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रयागराज, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये प्रयागराज में कहाँ खोला जाएगा? तो ये मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, उसी में इसकी लैब की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज।
उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस सॉफ्टवेयर के लिए समानांतर आरएनएस सॉल्वर विकसित किया है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा क्या? डीआरडीओ ने, इसरो ने, हाल ने या बराक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो ने। निम्नलिखित में किसने एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस सॉफ्टवेयर के लिए समानांतर आरएनएस सॉल्वर विकसित किया है? तो इसरो ने इसको विकसित किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रेटर का नाम आईयू के द्वारा भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? मुर्सान क्रेटर, मार्स क्रेटर, लाल क्रेटर या हिल्सा क्रेटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल क्रेटर। लाल क्रेटर, और लाल क्रेटर जो नाम रखा गया है ये प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। किनके नाम पे? तो देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया है। देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। देखिए और अगला प्रश्न है, कृत्रिम सूर्य शब्द का अक्सर उल्लेख किया जाता है, ये किससे संबंधित है? परमाणु संलयन अनुसंधान उपकरण से, मानव निर्मित सूर्य से, या परमाणु मिसाइल से, या कृत्रिम उपग्रह से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संलयन अनुसंधान उपकरण से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट किस राज्य में विकसित किया गया है? किस राज्य में स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में इसका स्थापना किया गया है। 132 प्रश्न संख्या कह रहा है कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 3 अप्रैल को या 2 अप्रैल को? तो ये कब मनाया जाता है? विकास और शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अब प्रश्न संख्या 133 है कि हाल ही में खबरों में रही सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश की रक्षा प्रणाली है? यूएसए की, चीन की, इजराइल की, रूस की? तो देखिए किसी भी देश में अभी पहले हम सी डोम डिफेंस देख लेते हैं। तो जो सी डोम डिफेंस है ये बहुत ही चर्चा में रहा, अभी भी चर्चा में है भी। ये है कहाँ? इजराइल से। अभी जो इजराइल और वर्तमान में गाजा और इजराइल में तो जो चल रहा था चल ही रहा था। अब वर्तमान समय में इजराइल और ईरान में मतलब विवाद हो गया है। तो ईरान से जितने भी मिसाइल मारी जा रही हैं, पहले तो जो गाजा के द्वारा जो छोटे छोटे मिसाइल थे वो इजराइल के सी आयरन डोम इसको इंटरसेप्ट कर लेता था, लेकिन जो ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल मारी जा रही हैं उसको मतलब उसको भी इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन उसको बहुत कम मतलब कुछ ना कुछ जाके हिट कर जा रही मिसाइलें। तो इसलिए इजराइल को भी इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है। इसका सी डोम डिफेंस थोड़ा इस बार थोड़ा मतलब कमज़ोर साबित हुआ है। लेकिन इसमें पूछा किससे संबंधित है, तो हालांकि ये इजराइल से ही संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 134 है कि जॉन एल जैंक स्विगर्ड जूनियर पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष विज्ञान। जॉन एल जैंक स्विगर्ड जूनियर पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चूज करना है। प्रश्न संख्या क्या है? 135। ये कह रहा है कि सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया। तो ये पहला कथन क्या है? अब सही है कि सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया है। दूसरा क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो BIS के दिशा निर्देश का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अर्थात दूसरा कथन भी क्या है? सही है। पूछा कौन सही है, तो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को मतलब कौन सा कथन सही है? कि नरेंद्र मोदी 41 साल ऑस्ट्रिया के आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो पहला कथन क्या है? सही है। नरेंद्र मोदी 41 साल बाद ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो दूसरा कथन क्या है? गलत है। देखिए मोदी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अभी हाल ही में G7 में गए हैं, G7 में जाने से पहले साइप्रस में गए हैं। तो चूँकि मोदी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ के से देशों के प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब पूछ लेगा कि साइप्रस कहाँ है, किस खाड़ी में है या किस महासागर में है, किस देश के साथ सीमा साझा करता है।
तो या किस उस पे कि कौन कौन से देश दावा करते हैं साइप्रस पे। तो हालांकि तुर्की तो दावा करता है, लेकिन जो साइप्रस है वो चाहता है ग्रीस में मिलना। लेकिन या अभी फ़िलहाल में साइप्रस को दो भागों में, कुछ पे तुर्की का हिस्सा है, कुछ स्वतंत्र हैं, तो वहाँ से प्रश्न बन सकता है। लेकिन हर इसमें हम लोग देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा करना दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, तो ये कथन गलत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा करना दूसरे नहीं बल्कि तीसरे हैं। इनके पहले भी जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया की यात्रा कर चुकी थी। इंदिरा गांधी भी ऑस्ट्रिया की यात्रा कर चुकी हैं, इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा, सही है, दूसरा क्या है, गलत है। जो नेहरू जी गए थे वो ऑस्ट्रिया में 1955 में गए थे, और जो इंदिरा गांधी गई थी 2 बार गई थी, एक तो 1971 में गई थी और ये 1983 में गई थी। ठीक, तो दूसरा कथन गलत है। अब पहला केवल सही है, अब देखते किस में सही है। देखिए केवल 1 के दे रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 137 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसरो के वैज्ञानिक 30 मीटर टेलीस्कोप, प्रश्न संख्या 137 ये कह रहा है इसरो के वैज्ञानिक ने 30 मीटर टेलीस्कोप TMT के लिए एक अवरक्त तारा सूची तैयार हेतु एक ओपन सोर्स टूल विकसित किया है। तो पहला ही कथन क्या है, गलत है। हालांकि 30 मीटर टेलीस्कोप जो है ये इसरो ने नहीं बल्कि बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज किया, मतलब बनाया है। तो पहला कथन क्या है, गलत है। दूसरा है कि 30 मीटर टेलीस्कोप एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें भारत, USA, कनाडा, चीन और जापान शामिल है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। तो केवल 2 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 138 का रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। ये बिहार ने किया है, झारखंड ने, उड़ीसा ने या पश्चिम बंगाल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया है कारनामा झारखंड ने। हाल ही में किस राज्य ने शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है, किसने, तो झारखंड ने ये किया है। 2 प्रश्न और बचा हुआ, इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। हाँ, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हाल ही में मेघालय के चराईदेव जिले में स्थित अहोम युग के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश किया गया है। तो पहला कथन क्या है, गलत है। देखिए चराईदेव जिले में स्थित अहोम युग के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश तो किया गया है, लेकिन छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा और जो ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मेघालय में नहीं है बल्कि कहाँ है, ये असम में है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है, मोइदम मैदान अहोम राजवंश के टीला दफनाने की एक प्रणाली है। दूसरा कथन क्या है, सही है। और दूसरा कथन पूछा है कौन सही है, तो केवल 2 सही है। एक मिनट, हाँ केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर लास्ट प्रश्न है 140 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये कह रहा है बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो देखिए पहला जो कथन है ना, सही है। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। दूसरा कथन है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई थी। ये भी कथन क्या है, सही है। तीसरा कथन जो है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल है। तो तीसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे नेपाल, इस कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में नेपाल शामिल नहीं है। नेपाल की वजह से तीसरा कथन क्या है, गलत है। या पूछा है कौन सही नहीं है, तो केवल 3 सही नहीं है, और केवल 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी किसका कहीं सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में वीडियो में हम आगे, इसका हिंदी है तो एक जैसे GS ख़त्म हो रहा है तो उसी बात से हम लोग हिंदी भी तुरंत सॉल्व कर लिया जाएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।